दोस्तों, स्वागत है आपका मज़ेदार दुनिया में। ये दुनिया आपको इस दुनिया से दूर एक नई यात्रा पर ले जाएगी। वो यात्रा जो रहस्य और रोमांच से भरी होगी। तो आइए दोस्तों, टिकट लीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए मैजिक, मस्ती, मिस्ट्री से भरी रोलर कोस्टर रहस्यमयी राइड के लिए। दोस्तों, ये कहानियां काल्पनिक हैं। किसी भी जीते जागते व्यक्ति से इनका कोई संबंध नहीं है। इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन करना है। जब मौत मुझे लेने आएगी, जाने क्या करता हूँगा। थोड़ा पहले बतला दे तो फूल लिए मैं राह तकूंगा। हवाएं भी इस तरह कान के पर्दे चीर देने वाले अंदाज में बात करती हैं। ये उस प्लॉट के बीचों बीच खड़ा मैं शायद पहली बार ही सुन पा रहा था। सुन क्या रहा था, बल्कि लगातार जद्दोजहद कर रहा था हवा के उन मजबूत झोंकों में सीधा खड़ा रह पाने के लिए। हवा थी कि कान फाड़ देने वाली साएं साएं के साथ कदम उखाड़ देने वाले धक्के भी दिए जा रही थी। उस ऊंची सुनसान पहाड़ी पर खुद ब खुद उग आए सूखे सरकंडे रह रह कर हवा के बदलते झोंकों के जोर से ऐसे एक से दूसरी ओर अकड़ जाते थे, जैसे कोई शरारत भरे अंदाज में किसी के बाल खींच रहा हो। उस पहाड़ी शहर के मॉल रोड से ठीक 9 किलोमीटर नीचे उतरकर फिर कोई 30-40 मिनट की पैदल चढ़ाई के बाद मैं यहां पहुंचा था। उस ऊंचाई पर सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक थी ये पहाड़ी, जहां का सनसेट दिखाने हमारा गाइड हमें लाया था। आसपास रहने वाले इसे आखिरी मुकाम भी कहते थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये वहां के आखिरी गांव के अंत में पड़ता उस पहाड़ का आखिरी छोर था, बल्कि इस पहाड़ के बिल्कुल सामने की पहाड़ी पर पहाड़ी पत्थरों से मौत का एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया गया था जिस पर लिखे अक्षर इस कान फाड़ देने वाली साएं साएं में भी ऐसा लगता था जैसे कोई बोलकर सुना रहा हो। वक्त की किताब से फाड़कर निकाले गए उस पन्ने, उस दस्तावेज, उस डॉक्यूमेंट का नाम था टॉवर ऑफ साइलेंस, यानी सन्नाटे की इमारत। यहां खड़े होकर ऐसा लगता था जैसे ऊपर वाले का घर यहीं कहीं करीब ही होगा, क्योंकि ये जगह इतनी ऊंचाई पर थी कि पहाड़ों के बीच तैरते गुदगुदे बादल कहीं नीचे रह गए थे। कुल मिलाकर नज़ारा जितना दिलकश था उतना ही रहस्यमयी भी था। ऐसा लगता था जैसे अभी इन्हीं में से तैरता कोई बादल ऊपर आएगा, जिस पर बैठकर हम किसी दूसरे लोक में चले जाएंगे। पर उस हवा का जोर ऐसा था कि हल्के से ऊपर उठने वाले बादल या तो वापस नीचे खिसक जाते थे या धीरे धीरे गायब हो जाते थे। धरती और आकाश के बीचों बीच बसी एक तिलिस्मी माया नगरी। जब हवा इस ओर से उस ओर बहती थी तो सिर्फ आवाज करती थी, पर जब भी हवा उस ओर से इस ओर बहती थी तो कराहती थी, दर्द से चिल्लाती थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई मजबूर मदद के लिए गुहार लगाता हो। मन कहता था जरूर इन चीखती हवाओं के पीछे कोई गहरा राज छुपा है। शाम के कोई 6 बजे थे। हवा के ताकतवर झोंकों से झटके खाने के बाद सुनैना के पांव और टांगे थक चुके थे और अब वो बड़ी बेतकल्लुफी से वहां पास की एक छोटी सी चट्टान पर लेट गई थी। हवा के पुरजोर थपेड़ों से उसकी गुलाबी मिड्डी उसके बदन से पूरी तरह चिपक चुकी थी, जिससे उसकी खूबसूरती और मेरे प्यार में अचानक ही इजाफा हो गया था। सामने सूरज डूब रहा था और यहां मेरी नई नवेली ब्याहता इस सुनहरी चट्टान पर लेटी अंगड़ाइयां ले रही थी। डूबते सूरज की लाली में वो चट्टान एकदम सोने का टुकड़ा लग रही थी। हवा के झोंकों से उसके चेहरे पर जुल्फों की लटें ऐसे हरकत कर रही थी जैसे काले मेघ बारिश का संदेश लेकर आए हों।
उसे इस तरह देखकर मेरे अरमानों ने जोर पकड़ लिया। मुझसे रहा नहीं गया। उन जोरदार हवाओं में सावधानी से पैर जमाता मैं उसके करीब पहुंचा और उसके लिबास की तरह ही रंगीन उसके सुर्ख गुलाबी होठों पर अपने होठ रख दिए। दोनों की रगों में दौड़ता लहू एकदम गर्मी सी पकड़ गया था। अरमान मचल उठे थे कि तभी सुनैना ने प्यार भरी शिकायत की। तत, तुम्हें शर्म नहीं आती यहां इस तरह खुले में? अरे, इसमें शर्म की क्या बात है? आखिर हम यहां सनसेट देखने आए हैं तो थोड़ा रोमांच तो बनता ही है। और ये क्यों भूलती हो कि हम दोनों अपने हनीमून पर हैं? हाँ हाँ, पर हनीमून होटल के कमरे में मनाया जाता है, इस तरह खुले आसमान के नीचे नहीं। और अगर कोई आ गया तो? अरे, रफ्तार को तो मैं नीचे ही छोड़कर आया हूं। दोस्तों, रफ्तार का मतलब गति से नहीं बल्कि हमारे गाइड से था, जो हमें न ही यहां तक लाया था बल्कि आने वाले 4-5 दिनों तक इस अनजान जगह से हमारा तारुफ यानी परिचय भी करवाने वाला था। यानी कि हमारी सारी साइट सीइंग का जिम्मा रफ्तार का ही था और सुनैना की झिझक बेमतलब ही नहीं थी। लगभग उसी पल साहिब जी, मैडम जी की आवाजें देता रफ्तार सीधा ऊपर की ओर भागता हमारी ओर बढ़ रहा था। उसकी आवाज सुनते ही सुनैना और मैंने खुद को संभाला और एक दूसरे से कुछ दूर हटकर खड़े हो गए। सुनैना की होठों की लिपस्टिक ने मेरे होंठ भी कुछ गुलाबी कर दिए थे, जिन्हें सुनैना के इशारे पर मैंने एक झटके में रुमाल निकालकर साफ किया और ऐसे जताने लगा जैसे सनसेट के अलावा मैंने कहीं और ध्यान ही न दिया हो। खैर, रफ्तार के आने तक हवा ने रुख बदल लिया था, जिससे रफ्तार और तेज रफ्तार के साथ हम तक पहुंच गया था। हवा ने एक बार फिर से कानों में कुछ सरसराना शुरू कर दिया था, जिससे भेदते हुए रफ्तार की हिदायत हमारे कानों तक पहुंची। साहब जी, चलो चलें। अरे क्यों रफ्तार, अब आए हैं तो थोड़ा रुकते हैं। तुम देखो, थोड़ा कोक और चिप्स का इंतजाम करो। अरे साहब जी, सब इंतजाम हो जाएगा, पर अब वापस मॉल रोड चलने की बात करो। वहीं होटल है और अभी नीचे जाते ही मैं चिप्स और कोक का इंतजाम कर दूंगा। पर जल्दी क्या है रफ्तार, अभी तो अंधेरा पड़ा नहीं। साहेब, अंधेरा पकड़ने से पहले निकलें तो अच्छा है। अंधेरा ढलने के बाद जब उस सुनसान इमारत से हवा इस ओर बहती है ना, तो सिर्फ आवाजें नहीं बल्कि कुछ ऐसे साए भी हवा के घोड़े पर बैठकर इस ओर आते हैं जिनकी आंखें अंधेरा पड़ने पर ही खुलती हैं। सूरज के रहते वो गहरी नींद में रहते हैं, पर अंधेरा पड़ते ही इंसानी आंखों से वीरान दिखने वाला धरती का ये छोर उन गहरे सायों की भीड़ से भर जाता है। ये थोड़ी दूर बना, आधा बना बंगला देख रहे हो ना साहिब? रात में यहां भी अजीब सी रोशनियां तैरती हैं और वो 3 मंजिल की जो कच्ची बनी सीढ़ियां हैं ना, उन पर रात भर किसी के दौड़ने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। 6:30 बजे यहां गांव के नीचे के गेट पर बड़ा सा ताला जड़ देते हैं, जो किसी तांत्रिक ने मंत्रों से सिद्ध किया हुआ है। इसके बाद ना तो यहां से कोई नीचे जा सकता है और ना ही कोई ऊपर आ सकता है। मुझे भागकर आपको ऊपर बुलाने आना पड़ा क्योंकि यहां मोबाइल का सिग्नल भी काम नहीं करता। जल्दी चलिए साहब, हमें गाड़ी तक पहुंचने में 35-40 मिनट लगेंगे। एक बार गांव के गेट से निकल जाएं, उसके बाद कोई जल्दी नहीं। आराम से टहलते हुए गाड़ी तक पहुंच जाएंगे। कैसी बात करते हो रफ्तार, ये सब बातें यहाँ के टूरिस्ट लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाते होगे, ताकि वो जाकर अपने जानने वालों को ये मन घड़ंत किस्से सुनाएं और सुनने वाले आगे और लोगों को सुनाएं, जिससे यहाँ आने वालों का तांता लगा रहे। छोड़ो ये सब बातें, सीधा बोलो, तुम्हें घर जाने में देर हो रही है। इस पर रफ्तार के बोलने का तरीका थोड़ा सख्त हो गया। उसे ये मेरी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। यहाँ के लोग शहर वालों की तरह झूठे और मक्कार नहीं होते साहब। मैं जा रहा हूँ, आपका जो मन आए कीजिए। ना तो मुझे पैसे चाहिए और ना ही आपकी कड़वी बातें। मैं चलता हूँ। रफ्तार की बात सुन एक पल में ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो रफ्तार, पर मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। तुम्हारा कहना ठीक ही है। शायद हम शहर वाले ही खुद को ज़्यादा समझदार समझते हैं
और इसलिए अपने साय पर भी भरोसा नहीं करते। इस पर रफ्तार का मूड थोड़ा ठीक हुआ तो मैंने उससे कहा, रफ्तार साहब, मैं नीचे चलूंगा, पर एक शर्त पर। वो क्या साहब? वो ये कि आप मुझे यहाँ की सारी बातें डिटेल में बताएंगे। हाँ हाँ जरूर साहब, इसमें क्या है, मुझे क्या जल्दी है घर जाने की, मैं तो अकेला ही रहता हूँ। बस अभी यहाँ से निकलते हैं साहब, मैडम प्लीज जल्दी कीजिए। और इसके साथ ही हम तीनों अपने पांव जमाते नीचे की ओर दौड़ पड़े। जाने अचानक मौसम ने कैसा पलटा खाया कि उस जगह को काले घने बादलों ने घेर लिया और बिजली कड़क उठी। जो मौसम कुछ देर पहले शांत और सुनहरा था, अचानक तूफानी हो गया। बारिश की हल्की हल्की बूंदें टपकनी शुरू हो गई। कुछ 20-22 मिनट बाद ही हमने गांव का गेट पार कर लिया था, जहां पहले से ही गांव का एक निवासी बड़ा सा ताला लिए तैयार खड़ा था। रफ्तार के इशारे पर वो पल भर को रुका और हमारे गेट पार करते ही फट से गेट बंद कर वो बड़ा सा ताला जड़ दिया। रफ्तार को निकल जाने का इशारा किया और खुद भी बारिश की बूंदों से बचता बचाता वहां से लौट गया। जाने कौन से जमाने का ताला था। मैं गेट के पास ठिठक कर पीछे देखने लगा। पलटना मत साहिब, बस निकल चलो। चलो मनीष, चलते हैं, वैसे भी हमारे कपड़े गीले हो चुके हैं, सर्दी लग जाएगी। रफ्तार भैया कितनी बार कह रहे हैं, उनकी बात मानते हैं, बाकी बातें गाड़ी में कर लेंगे। सुनैना के इतना कहने की देर थी कि एक बार फिर बड़े भयानक तरीके से बिजली कड़की और आसमान कोयले सरीखा काला हो गया था। हम सर पर हाथ लिए किसी छत के टुकड़े के नीचे आसरा लेने को दौड़ लिए। पास ही एक पुराना डाकघर था जो ना जाने कितने बरसों से बंद था। उसके बाहर पत्थर की बनी 2 पुरानी बेंच थीं। छोटी सी एक कमरे की इमारत थी जिसके छोटे से किवाड़ों पर पुरानी सांकल जड़ी हुई थी। ऊपर 2 रोशनदानों में कबूतरों ने अपने घोंसले बना लिए थे और वो भी शायद इस बारिश में वापस अपने घोंसलों में आकर इस अचानक बदले मौसम का मिजाज समझने की कोशिश कर रहे थे। अपने हाथों से जितना पानी बालों और कपड़ों से पहुंच सकते थे हमने पहुंच लिया। वो बेंच शायद अभी भी लोगों के बैठने के काम आते थे, तो ज्यादा धूल नहीं थी वहां। मैं और सुनैना उस बेंच पर जा बैठे और रफ्तार खड़े खड़े ही बोला, अब तो चाय का इंतजाम करता हूं साहब, चाय के साथ जो मिलेगा खाने को लेता आऊंगा। अरे रुको, पर बारिश में कहां जाओगे? अरे साहब, यहां 2 घर छोड़कर ही बरकत राम का घर है। घर में ही छोटा सा टी स्टॉल है उसका, और कुछ नहीं तो चाय और मट्ठी तो मिल ही जाएगी। फिर कुछ खाकर शरीर में थोड़ा गर्मी आए तो इन भीगे कपड़ों में जुकाम नहीं होगा। इतना कहकर वो सावधानी से पहाड़ी सड़क पर एक एक कदम जमाता हुआ चला गया। मैं भी सुनैना का हाथ हाथ में लिए वहीं बेंच पर बैठ गया और मोबाइल पर पानी लगा है या नहीं चेक करने लगा। सिग्नल तो अभी भी ठीक से नहीं आ रहा था। मोबाइल मैंने बेंच पर ही एक और रखा और इस सुहाने मौसम का फायदा उठाकर हम भी प्यार भरी बातों में मसरूफ हो गए। ये चाय ले लो साहिब। कुछ 10 मिनट बाद एक औरत की आवाज हमारे कानों में पड़ी। अरे आप कौन? चाय लेने तो रफ्तार गया था। मैं मूर्ति साहिब, हमारी टपरी पास ही है साहिब। देखो चाय में पानी तो नहीं पड़ा ना, मैं ढककर ही लाई हूं, और साथ में ये 2 मट्ठी भी। तो रफ्तार कहाँ है? अभी देखती हूं साहिब, कहकर वो चली गई। चाय काफी गर्म थी तो मैंने सामने की बेंच पर रख दी और उठकर रफ्तार को देखने लगा। तभी अचानक लड़ाई झगड़े और चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो एक आदमी मूर्ति के बाल पकड़कर उसे बुरी तरह पीट रहा था। शायद उसका पति ही था। कमीनी, किसे चाय देने गई थी? बहुत जल्दी होती है तुझे मर्दों से मिलने की। जब मैंने कहा था कि मैं चाय लेकर जा रहा हूं तो तेरी समझ नहीं आया था क्या? अरे तू तो दारू पीकर पड़ा रहता है, दिन भर तो काम मैं ही संभालती हूं। क्या बकवास कर रही है कुतिया? और इसी के साथ ही उसने सामने उबलती चाय का पतीला उठाकर खौलती हुई चाय सीधा मूर्ति के चेहरे पर फेंक मारी। ये ले साली, अब भूतनी बन के चाय पिलाना लोगों को।
न ही मूर्ति दर्द से चिल्ला रही थी, बल्कि सुनैना भी चीखकर बुरी तरह रो पड़ी थी। वहां पास ही में नीचे बैठी उनकी 2-3 साल की बच्ची भी बुरी तरह रो पड़ी थी। इससे पहले कि मैं मूर्ति को बचाने के लिए कुछ करता, वो राक्षस अपना काम कर गया था। इसके बाद उसने जेब से दारू का पौवा निकाल उसे गटागट अपने हलक में उंडेला और बड़ा शोर करती है साली, बिल्कुल अपनी मां पर गई है, कहकर वो बोतल सीधे अपनी रोती हुई बच्ची के सर पर दे मारी। वो बच्ची एक ही पल में होश खो बैठी और उसके सर से लहू का फव्वारा फूट पड़ा। नीचे सड़क पर झुलसे चेहरे के साथ पड़ी मूर्ति भी तड़पती हुई अपने होश खो चुकी थी। बच्ची के सर से फूटी लहू की धारें बारिश की बूंदों के साथ मिल सड़क की ढलान के साथ साथ बहती पूरी सड़क लाल कर रही थी। इसके बाद वो हैवान उठा और दफा करो इस दुनिया को कहकर नशे की हालत में उसी पहाड़ के साथ लगी खाई में कूद गया। गिरते हुए उसके हलक से आवाज तक नहीं फूटी थी। हां, कुछ टहनियों के टूटने की आवाज जरूर आई। उसके गिरते ही आसमान में बिजली एक बार फिर तेजी से कड़की और माहौल को ही नहीं बल्कि हमारे दिलों को भी झकझोर गई। हम इस सारे हादसे से दहले खाई की तरफ देख ही रहे थे कि पीछे से रफ्तार की आवाज आई, साहब चाय। रफ्तार एक छाता लिए थाली में 2 चाय लेकर खड़ा था। मेरे और सुनैना दोनों की आंखों में आंसू थे। सुनैना मेरी छाती से चिपकी रोए जा रही थी। हमें इस हाल में देख रफ्तार बोला, क्या हुआ साहिब? मैडम क्या हुआ? अरे वहां देखो, वहां वो खाई में वो आदमी शायद बच गया हो। 3 जिंदगियां खत्म हो गई। इतनी चीख पुकार मची और तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया? क्या सुनाई नहीं दिया? कौन मरा है? वो देखो रफ्तार, वो खून और 2 लाशें। लाशें कहां गई? वो टपरी? कौन सी लाशें साहिब? कौन सी टपरी? अरे वो मूर्ति। मूर्ति? मूर्ति तो कब की मर खप गई साहिब। बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ था। अरे हुआ था क्या मतलब? ये देखो, वो चाय और मट्ठी देकर गई थी। कौन सी चाय साहिब? कहां है? अरे यहीं तो रखी थी बेंच पर। देखा तो न तो वहां कोई चाय थी और न ही कोई चाय की टपरी। न तो मूर्ति थी और न ही कोई मट्ठी। किसी हादसे या लाश का कोई नामो निशान नहीं था। साहिब, मैडम को संभालो और आराम से बैठो। तुमने जरूर मूर्ति का भूत देखा है। पूरे परिवार की रूहें यहां भटकती हैं साहिब। बड़ी दर्दनाक मौत मिली तीनों को। न उसका पति इतनी दारू पीता और न बेचारी मूर्ति और उसकी बच्ची ऐसी मौत मरते। मैं भागकर वहां गया और देखा तो वाकई वहां किसी टपरी का कोई नामो निशान नहीं था। हम दोनों का सर चकरा गया था और मन काफी भारी हो गया था। चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं था, बल्कि अब तो उबकाई सी आ रही थी। इतना भयानक मंजर देखकर दिल दहल गया था। खैर, बारिश ने और जोर पकड़ लिया था। छींटें अब उन बेंचों तक आ रहे थे। इस पर रफ्तार ने कहा, चलो साहिब, यहां बैठने से कोई फायदा नहीं। गाड़ी तो काफी दूर खड़ी है। अभी बरकत राम के घर चलते हैं। वहां उसकी बीवी और 2 बच्चे हैं। मैडम के लिए भी सेफ रहेगा। भाभी के पास मैडम के लिए कोई ना कोई कपड़े मिल ही जाएंगे और बरकत से आपके लिए। और तुम? मैं तो यहीं का हूं साहिब। बारिश, बर्फ, आंधी मेरा क्या बिगाड़ेंगे। आइए चलते हैं। यह आपकी चाय में भी सारा पानी पड़ गया है। चलिए नीचे चलकर ताज़ा दम हो लीजिए, कपड़े बदलिए और गर्मा गर्म ताज़ी चाय की 2 प्याली मैं बनवाता हूँ। कोई झिझक मत कीजिए। बारिश बढ़ती जा रही है और अभी कुछ देर में कंपकपी छूटने लगेगी और बुखार हो गया तो आप दोनों का पूरा हनीमून इलाज करवाने में ही निकल जाएगा। बात तो रफ्तार की ठीक ही थी और अभी दिल भी काफी डरा हुआ था। शायद घर के माहौल में दिल थोड़ा ठीक हो जाए सोचकर हम दोनों उसके साथ चल पड़े। सामने 4-5 घर छोड़ के पहाड़ी सड़क के मोड़ से पहले ही कोई 20-25 सीढ़ी
उतर के लेफ्ट लिया तो हम एक छोटे से ड्राइंग रूम में आ गए थे। दीवार पर पुरानी पहाड़ों और झीलों की पेंटिंग्स, 2-3 दिवंगत लोगों की ब्लैक एंड वाइट फोटोज जिन पर छोटे छोटे प्लास्टिक के फूलों के हार चढ़े थे, एक पुराना कलर टीवी जिसके साथ प्लास्टिक के फूलों का एक पुराना गुलदान पड़ा था, नीचे छोटे से कालीन पर लकड़ी की टेबल जिस पर टूटे फूटे खिलौने थे, और एक छोटा सा बच्चा उसी टेबल पर बैठा चाय की प्याली में बिस्किट डुबो डुबो कर खा रहा था। आसपास 2 पुराने से लकड़ी के सोफे थे जिन पर बैठने का इशारा रफ्तार ने हम दोनों को किया। तभी अंदर से एक औरत आई और बोली, अरे रुको रुको, आप लोगों के कपड़े गीले हैं, पहले भाभी को अंदर भेज दो, फिर जब भाभी चेंज कर लेंगी तब भाई साहब को भेज देना। रफ्तार भैया ने कहा था कि मौसम ज़्यादा ख़राब हुआ तो आप लोगों को लेकर आ जाएंगे। और इतना कहकर वो सुनैना को अपने साथ अंदर कमरे में ले गई और अपने दूसरे बेटे के हाथ एक तौलिया मेरे लिए भेज दिया। कुछ देर में सुनैना उनका एक सलवार कमीज पहन आई थी और मुझे भी रफ्तार ने बरकत राम का एक कुर्ता पायजामा दे दिया था। थोड़ी देर में बरकत चाय लेकर हाजिर हुआ और भाभी एक प्लेट में बिस्किट और दूसरी में फैन लेकर आ गई थी। सीधे साधे लोग थे बेचारे, पर हम शहर वाले ऐसे ही किसी पर थोड़े ना भरोसा करते हैं। तो मैंने सुनैना को इशारा किया कि पहले चाय मुझे चखने दो, फिर थोड़ी देर में तुम पीना। पत्ती, चीनी, दूध, पानी और इलायची के अलावा कुछ और नहीं डाला है इसमें भाई साहब। यहाँ हम लोग तो भरोसे पर ही जीते हैं, बाकी धोखा देने और धोखा खाने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है, पर अपना काम ईमानदारी से चल जाता है। इस पर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। भाभी ने आधा कप चाय एक दूसरे कप में डालकर घूंट भरा और बोली, देखो जिंदा हूं, बेहोश भी नहीं हुई, अब तो आप पी सकते हो। मुझे बहुत शर्म महसूस हुई और मैंने उन सब से अपनी बेवकूफ़ी के लिए क्षमा मांगी। सुनैना ने माहौल बदलते हुए कहा, मौसम एकदम काफ़ी ख़राब हो गया है, पर आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा और आराम मिला। बाहर मौसम बिगड़ता जा रहा था। बिजली की कड़क के साथ साथ तूफान और बारिश दोनों ने खासा जोर पकड़ लिया था। पर बरकत राम के व्यवहार में काफ़ी बरकत थी। उसने अपनी चाय की दुकान बंद की और बिना कोई तकल्लुफ़ के हमारे साथ आकर बैठ गया। तब तक भाभी ने भी रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। जैसे तेल की बूंदें पानी में नहीं घुल सकती, उसी तरह इनके स्वच्छ मन में हमारे व्यवहार की कड़वाहट का कोई असर नहीं हुआ था। साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, घर आया न भूखा जाए, कि पंक्तियां वहां चरितार्थ होती दिख रही थी। ये उलझी हुई दुनिया कुछ ही लोगों की अच्छाई पर टिकी है और शायद बरकत राम और उसका परिवार उनमें से ही थे। बच्चे, भाभी और सुनैना दूसरे कमरे में चले गए थे। बरकत, रफ्तार और मुझ में शुरुआती बातों के बाद रफ्तार ने अभी हमारे साथ गुजरे भूतिया वाक़े का जिक्र छेड़ दिया था। वो बात सुनते ही कमरे का माहौल बदल सा गया। बरकत ने रफ्तार से उस कमरे के सारे दरवाजे बंद करने के लिए कहा और हम सबको थोड़ा पास बैठने की हिदायत देते हुए कहा कि अब जो बातें हम करने जा रहे हैं वो बच्चों और औरतों को काफ़ी डरा सकती हैं, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बात करते हैं। भाई साहब, ये गांव अपने आप में बहुत सारे राज समेटे हुए है। यहाँ रहने वाले जानते हैं कि उनके साथ साथ यहाँ एक दूसरी दुनिया भी बसती है और इसका सबूत अक्सर हमें मिलता रहता है। सिर्फ यही गांव ही नहीं, बल्कि सामने के पहाड़ पर भी अनगिनत चुड़ैलों, डायनों, भूत प्रेतों और ना जाने किन किन खौफनाक बलाओं का वास है। उस पहाड़ को मुर्दा पहाड़ भी कहते हैं हम लोग। दरअसल आज़ादी से काफ़ी पहले की बात है। उस पहाड़ के पार पारसी लोगों का गांव था जो अपने आप में काफ़ी बड़ा था। कोई 600-700 लोग यानी 125 के लगभग परिवार रहते थे वहाँ। अब जहाँ ज़िंदगी परवान चढ़ती है वहीं मौत भी अपना बसेरा डालती है भैया। इसीलिए इंसानी घरों के साथ साथ ज़िंदगी को विदा करने के लिए शमशान घाट और कब्रिस्तान बनाए जाते हैं।
कहीं जिंदगी के बाद के सफ़र में मिस्र के लोगों का इतना भरोसा था कि जाने माने लोगों की मम्मी बना दी जाती थी और मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए ज़रूरत का सारा सामान मसाले और पट्टियों में लिपटी लाशों के साथ एक बक्से में रख दिया जाता था। पर पारसी लोगों की सोच बिल्कुल अलग होती है। वो कहते हैं कि ये शरीर जी के किसी के काम आए ना आए, पर मर के कम से कम कुत्तों, कौवों, चीलों और जाने किन किन जीवों का भोजन बन सकता है। इसलिए मौत के बाद मुर्दों को एक जगह लाकर रख दिया जाता है जिसे कुछ लोग टावर ऑफ साइलेंस, मौत की मीनार भी कह सकते हैं उसे। 100-150 फुट बड़े गोले में जहां देखो वहां आधे खाए मुर्दे और जाने कितने आदम कंकाल पड़े रहते थे। अब तो वो आधे खाए मुर्दे भी कंकाल बन चुके होंगे और कंकाल हड्डियों का ढेर। पर वो हड्डियों का ढेर चुप नहीं रहता। हवाओं के साथ उसमें जो सरसराहट पैदा होती है, भटकती रूहें बात करती हैं। बड़े बड़े सरकंडों और झाड़ों का एक छोटा सा जंगल बन चुका है वो खुला कब्रिस्तान। वहां जाने वालों के कदम ज्यादातर यहाँ वहां बेतरतीब पड़ी हड्डियों पर ही पड़ते हैं, पर उन पर पैर रखते ही हड्डियां कराहती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी जिंदा इंसान के बदन के हिस्से पर पैर पड़ने पर वो चीखता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो हड्डियां जिंदा हैं। सिर्फ इंसानी ही नहीं, वहां कई कुत्तों, कौवों, उल्लुओं, बिल्लियों और चमगादड़ों के भी कंकाल पड़े हैं। जानवरों, आदमियों, औरतों और बच्चों के मुर्दों का आखिरी मुकाम है वो मौत की मीनार। अगर कोई कहता है कि मौत के साथ जिंदगी खत्म होती है, तो उन जागती सरसराहटों का मतलब क्या समझूं। यहां से उधर जाने वाली हवाएं खाली हाथ जाती हैं, पर वहां से जब लौटती हैं तो मौत के पार से संदेशा लेकर आती हैं। बरकत राम की बातें सुनकर मेरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई थी, पर डर के साथ साथ उस तूफान के बीच पहाड़ों में बसे उस छोटे से घर में एक अलग सा सुकून भी मिल रहा था। जितना डर बढ़ रहा था, उतनी ही जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही थी। हाँ हाँ भाई जी, ये तो मैंने वहां पहाड़ के ऊपर खड़े खड़े महसूस किया था, मैंने बरकत राम को रोकते हुए कहा। पर ये गेट और ताले की क्या कहानी है? ये तो हमारे गांव के एक बुजुर्ग के कहने पर किया था। दरअसल रूह एक सोच के पुल पर चलती है। कहते हैं रात गए रूहों के बारे में बात नहीं करना चाहिए, पर आए दिन यहां रूहें अपने वजूद का एहसास कराती हैं। वो कहते थे कि गांव में देवता भी रहते हैं, इसलिए यहां मरे लोगों की प्रेत लीला दिखती तो है, पर वो रूहें किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि जब वो जिंदा थीं तो इन्हीं देवताओं को पूजती थीं। इसलिए मरने के बाद भी वो कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो, पर देवताओं के असर से वो अपनी हद नहीं लांघती और अपना कर्म पूरा करने के बाद देवता उन्हें इस दुनिया के पार पहुंचा ही देते हैं। पर उस मुर्दा पहाड़ पर भटकने वाली रूहें हैवानी हैं। अगर वो लांग कर कभी यहाँ चली आईं तो मौत यहाँ भी डेरा डालेगी और देवता भी इस गांव को छोड़ जाएंगे। बसेगा तो सिर्फ सन्नाटा, खौफनाक सन्नाटा। फिर इस पूरी वादी में हवाएं सिर्फ कराहती रहेंगी, सदियों तक सिर्फ सुनसानी चीखेगी। वो ताला दिव्य मंत्रों से जगाया गया है, उसे चाबी से बंद ना भी किया जाए तो लटकाने भर से ही मुर्दों की आत्माएं उस पार से इस गांव में नहीं घुस सकती। ताला तो इसलिए लगता है कि शाम ढलने के बाद कोई गलती से भी उस ओर ना जाए, क्योंकि गांव में कुछ लोग ज़्यादा ही पी लेते हैं, उसके बाद उनका कोई ठिकाना नहीं होता। उन्हें ढूंढने गए उनके परिवार वाले कहीं भटक कर उस ओर ना चले जाएं, इसीलिए ये करना ज़रूरी है। उस ताले से इस पूरे गांव के दायरे को कीलित किया गया है। गांव की मियाद के बाहर 1001 अभिमंत्रित कीलें गाड़ी गई थी। कहते हैं ये गांव के देवताओं के फरमान से ही हुआ था। इतना ब्यौरा देने के बाद बरकत राम अचानक मौन हो गया। अरे जरा थोड़ा पानी भेजो कमरे में। उसकी आवाज सुन भाभी कुछ देर में पानी रख गई
और घंटे भर में खाना तैयार हो जाएगा कह गई। बड़ी खुश थीं कि आज रसोई में सुनैना भी उनका हाथ बटा रही थी। उनका अपनापन और भरोसा देखकर ऐसा लगा जैसे हम उनके परिवार के ही हैं। तभी रफ्तार बोला, ये हरकान भाई कैसा है? अभी भी भूत प्रेत बुलाता है या कुछ और करता है? अरे दिन में तो कैसे भी 2 जून की रोटी के लिए कुछ भी कर लेता है, पर शाम के बाद खुद को अपने झोंपड़े में ही कैद कर लेता है। मोबाइल रखता नहीं, पर उसका पहले का लैंडलाइन फ़ोन अभी भी चलता है। बरकत राम ने जवाब दिया। तो आपका उससे मिलना होता रहता है? हाँ यार, चाय पीने तो यहीं आता है वो, हर 1-2 दिन छोड़ के। तो एक आइडिया है बरकत राम जी, अगर आप बुरा ना माने। कहो रफ्तार, आप हरकान को भी बुला सकते हैं। हो सकता है वो हमें मुर्दा पहाड़ के बारे में कुछ और बता सके। भाई मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अमूमन रात को वो बाहर निकलता नहीं है। हाँ, अगर ये कहूँगा कि भाभी खाने के लिए बुला रही हैं तो हो सकता है आ ही जाए। इतना कहकर बरकत राम ने अपने घर के लैंडलाइन फ़ोन से उसका नंबर डायल किया। इत्तेफाकन हरकान ने उठा भी लिया और बरकत राम के मुंह से भाभी के न्योते वाली बात सुनकर आने को तैयार भी हो गया। आखिर अकेला ही रहता था वो भी, और घर का बना गर्म ताज़ा खाना उसे कभी कभी ही नसीब हो पाता था। खुद तो सांझ के बाद उसे जैसे अपनी सुध ही नहीं रहती थी, पर उसके हाँ के जवाब से लगा कि बरकत राम और उसके परिवार के लिए उसके मन में खासी इज्जत थी। कुछ 10 मिनट बाद ही बरकत राम का दरवाज़ा कोई धड़ धड़ बजाने लगा। बाहर बारिश जोरों पर थी। अंदाजे से तो हरकान को ही होना चाहिए था दरवाजे पर, और अंदाज़ा ठीक ही निकला। दरवाज़ा खुलते ही एक 25-26 साल का कोई 5 फुट 10 इंच लंबा शख्स उस कमरे में दाखिल हुआ। गठा हुआ पतला शरीर, लंबे गहरे काले बाल, घनी दाढ़ी मूछें, काला कुर्ता पायजामा, एक हाथ में काला छाता और दूसरे हाथ में एक पालतू काली बिल्ली को लिए हुए था। दरवाज़ा बंद कर गीले टपकते काले छाते को खोल उसने कमरे में सूखने के लिए एक और रखा और उस काली बिल्ली को गोद में लेकर वो सामने सोफे पर जा बैठा। उस बिल्ली को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो बिल्ली स्याह काली थी और उसकी दोनों आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे। रफ्तार और बरकत राम ने मेरा परिचय हरकान से करवाया और अभी तक की सारी बातें कोई 10 मिनट में उसे बता दी। उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। वो ऐसे बैठा रहा जैसे कि ये सब सुनना उसका रोज का काम हो। बजाय उस बात पर कोई ध्यान देने के वो बरकत राम से बोला, भैया मुझे खाना दो या ना दो, पर इस बिल्ली को एक गिलास दूध पिलवा दो, भूखी है बेचारी, आज शाम सारा दूध फट गया। वैसे तो भाभी कभी बुलाएं तो मैं ना नहीं कर सकता, पर आज खासकर इस बिल्ली का पेट भरने आया हूँ। बेचारी अपनी जिंदगी अंधेरे में गुजार रही है, पर कम से कम भूख के अंधेरे से तो ना जूझे। अरे कैसी बात कर रहे हो हरकान, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मंगवा देता हूँ, कहकर बरकत राम ने भाभी को बुलाकर हरकान और बिल्ली की भूख का इंतजाम कर दिया था। भाभी खुश थीं। एक और जन आ जाने से जैसे उनकी खुशी और बढ़ गई थी। उन्हें देख लगा कि कुछ लोग किसी को कुछ देकर कितना सुख पाते हैं। भले ही पूरे सूरे हैं, पर दिल के गरीब नहीं हैं। खैर, हरकान कुछ निश्चिंत हो गया था। तभी रफ्तार मुझसे मुखातिब हुआ और बोला, वैसे इनका नाम कुमार दीक्षित है, पर लोग ऐसा मानते हैं कि ये वो सुन लेते हैं जो लोग नहीं सुन पाते, वो अनुभव कर लेते हैं जो लोग देख नहीं पाते। इसलिए गांव वालों ने ही इनका नाम हरकान रखा है। हरकान यानी जिसके कान हर आवाज़, हर सरसराहट को सुन लेते हों। मुझे रफ्तार की बात सुन काफ़ी हैरानी हुई, पर शाम को गुजरे वाक़े के बाद इन लोगों पर अविश्वास करने की भी कोई ख़ास वजह नहीं थी। अनजाने ही मैंने हरकान से पूछा, भैया आप बुरा ना माने तो बताएं कि क्या कभी आप मुर्दा पहाड़ी के आसपास गए हैं? बरकत भैया बता रहे थे कि वो पूरा पहाड़ मौत का घर है। खुशकिस्मती थी कि हरकान ने मेरी बात को सहज तरीके से ही लिया और बोला,
बुरा कैसा भैया, आप बरकत राम जी के मेहमान हैं तो इस पूरे गांव के मेहमान हुए। इस गांव में आने वाला हर बंदा अपने घर का बंदा ही मानते हैं हम तो। हमारे पास है ही क्या छिपाने को। वैसे तो मैंने अपना पूरा दिल बरकत राम जी से खोला हुआ है। जाने इनकी चाय में क्या जादू है कि इनके पास बैठकर मैं सब बक देता हूँ। पर बुरा ना मानना, मैं जो बताऊंगा उससे आपका शहरी दिमाग शायद ना समझ पाए। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। अभी इन्होंने बताया ना कि शाम को मैं और मेरी पत्नी किस हादसे से गुजरे हैं। आपकी बात ना मानने का कल शायद कोई कारण होता मेरे पास, पर आज मैं दूसरी दुनिया के ना होने पर विश्वास नहीं कर सकता। आज मेरा मन ही नहीं, मेरी आत्मा गवाही दे रही है कि इस शरीर के पार भी कुछ है जिस पर हम जाने क्यों भरोसा नहीं करते। बस उसी में सारे राज छुपे हैं भाई। अगर मैं कहूँ कि मैं हर रात उस पहाड़ पर जाता हूँ तो आप कहेंगे इतना सफ़र इतने घंटों में तय करके सुबह वापस आना असंभव है। पर मैं एक और असंभव बात कहूँ जो शायद आम लोगों के लिए संभव ना हो, पर हर रात मैं अपने शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर के रूप में दुनिया में पलक झपकते ही मन की गति से कहीं भी पहुंच सकता हूं और वापस भी आ सकता हूं। ये सब मैं शेखी बघारने के लिए नहीं कह रहा, पर जाने क्यों बरकत राम जी के सामने मेरे मन के सारे बंद द्वार खुद ब खुद खुल जाते हैं। जाने कौन सा नाता है इनसे, शायद पिछले जन्मों का। तब तक भाभी उस बिल्ली के लिए दूध ले आई थी। बुरा मत मानिएगा हरकान भाई, पर बड़ी डरावनी है ये बिल्ली। इसकी आंखें नहीं हैं तो इसके साथ रहने में दिक्कत नहीं आती आपको? आंखों की अंधी है भैया, मन की अंधी नहीं है। ये वो देख सकती है जो कोई आंखों वाला भी नहीं देख पाता। ऊपर वाला किसी से कुछ लेता है तो उसके बदले कुछ देता भी है। इसके भरोसे और इसके मार्गदर्शन में कितनी ही साधनाएं पूरी की हैं मैंने। ये मुझे छोटे बड़े हर तरह के खतरे से पहले ही आगाह कर देती है। इसके साथ ही अपने आसपास किसी पारलौकिक शक्ति की मौजूदगी के बारे में भी बताती है। बस थोड़ा समय लगता है इसके इशारे समझने में, पर एक बार उस दिशा में बढ़ जाएं तो मौन भी बात करता है भाई। और ये तो एक जीती जागती बिल्ली है, चल फिर सकती है, बोल सुन सकती है, और आप चाहें तो वो दिखा सकती है जो शायद सूरज की रोशनी में भी नुमाया ना हो। अचानक हम सब के सब उस बिल्ली की तरफ बड़े गौर से देखने लगे थे। तभी भाभी और सुनैना खाना लेकर हाजिर हुई और हम सब के लिए खाना रखकर चली गईं। हम दोनों और बच्चे अंदर के कमरे में खा लेंगे। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ दे दीजिएगा। इतना कहकर वो दोनों अंदर चली गईं। कोई आधे घंटे में हम तीनों भी खाना खा चुके थे। बिल्ली सारा दूध खत्म करने के बाद कोने में बैठी खुद को चाट रही थी। उसकी आंख ना होने के बावजूद उसके चेहरे पर तृप्ति का एक भाव देख पा रहा था मैंने और बरकत राम जी ने जूठे बर्तन अंदर रखे, मेज साफ किया और एक बार फिर बातों का सिलसिला शुरू करते हुए मैंने हरकान से पूछा, हरकान भाई, क्या कोई भी सूक्ष्म शरीर के रूप में अपने स्थूल शरीर से निकलकर ब्रह्मांड में घूम सकता है? जी, पर अभ्यास और अनुभव की ज़रूरत होती है, और साथ साथ मार्गदर्शन की भी। क्योंकि जिस समय आपका सूक्ष्म शरीर आकाश में तैरता है उस समय कई भटकती आत्माएं आपके स्थूल शरीर पर कब्जा जमाने के लिए उसके आसपास जमा हो जाती हैं। यदि उस समय नीचे मौजूद शरीर की रक्षा ठीक से न की जाए तो कोई दुष्ट आत्मा उस पर कब्जा कर सकती है और फिर आपका सूक्ष्म शरीर हमेशा के लिए अंतरिक्ष में भटकता रह जाएगा। यहाँ आपका शरीर तो जी उठेगा पर उसमें आत्मा किसी और की होगी। ओह, तो ये तो बड़े खतरे का काम हुआ। अब खतरा तो सड़क पार करने में भी है, तो क्या इस डर से आप सड़क पर निकलना बंद कर देंगे? मैंने कहा ना, अभ्यास और मार्गदर्शन से सब कुछ संभव हो जाता है। आप चाहें तो मैं आज ही आपको नमूना दिखा सकता हूं। वो कैसे? आप में से 2 लोगों को मैं अपने साथ सूक्ष्म शरीर की यात्रा यानी एस्ट्रल ट्रैवल करवा सकता हूं, पर एक आदमी को यहीं पूरे होशो हवास में मौजूद रहना होगा।
किसी भी तरह का खतरा पैदा होने पर मेरा बताया मंत्र पढ़कर मेरे शरीर को हिलाना होगा और उसके बाद मैं आप दोनों के सूक्ष्म शरीर को ले वापस लौट आऊंगा। अगर हम में से किसी का शरीर अचानक फड़फड़ाने लगा या किसी को उल्टी हुई या बदन अकड़ गया, सफ़ेद पड़ गया, तो उसी पल हमें वापस लौटना होगा। इन लक्षणों का मतलब कोई प्रेत आत्मा शरीर पर कब्जा करना चाह रही है। ऐसे में सूक्ष्म शरीर का वापस लौटना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। इस काम में खतरा तो था, पर कुछ नया अनुभव करने का मौका भी था और किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में ये किया भी जा सकता था। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, हरकान बोला, आपको और रफ्तार भाई को आज यात्रा पर लिए चलते हैं। बरकत राम जी तो यही हैं, उन्हें भी किसी दिन अनुभव करवा दूंगा। क्यों बरकत राम जी? हाँ हाँ भाई, मुझे क्या जल्दी है। धरती भी यहीं रहेगी और आकाश भी, और अभी तो तुम भी यहीं हो। फिर किसी दिन चलेंगे। आज जाने क्या मुहूर्त निकला है। तुम दोनों इस सैर को कराओ। रफ्तार दुनिया को सैर कराता है, आज तुम इसे सैर करवा लाओ। बरकत राम जी की बात सुन हम सब खिलखिला दिए थे। तो ठीक है, पर इसके लिए थोड़ा सा दर्द झेलना होगा, क्योंकि आपको इसका अनुभव नहीं है। तो आप दोनों के लहू की एक एक बूंद के साथ एक दिया जलाना होगा। लहू जीवन का स्रोत है। यहाँ घी की बाती में आप दोनों का एक एक बूंद लहू टपकाया जाएगा और वो दिया तब तक जलता रहेगा जब तक उसकी लौ खुद ब खुद शांत ना हो जाए। उस दिए की रखवाली ये मेरी बिल्ली करेगी और शरीर से कोई खतरे का अंदेशा आने पर इस मंत्र को बोलकर बरकत राम जी मेरे शरीर को हल्का हिलाएंगे तो मैं आप दोनों को लेकर वापस लौट आऊंगा। इसके साथ हरकान ने बरकत राम जी के कान में वो मंत्र पढ़ दिया। एक छोटी सी कटोरी, थोड़ी सी रुई और थोड़ा सा घी पिघलाकर मंगवाया गया और हरकान कुछ पढ़ते हुए रुई के एक टुकड़े को बाती का आकार देने लगा। बाहर बिजली की कड़कड़ाहट और बारिश ने अचानक तेजी पकड़ ली थी। इस तेज बारिश में ऐसा करना ठीक होगा हरकान भाई? रफ्तार ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। ये बारिश, आग, पानी सब स्थूल शरीर को प्रभावित कर सकते हैं रफ्तार भाई। सूक्ष्म शरीर हमारी 5 तत्वों की काया से अलग होता है, एकदम अलग। स्थूल अवस्था पर इन 5 तत्वों का असर हो सकता है, पर सूक्ष्म शरीर की यात्रा और स्वभाव एकदम अलग है। इस यात्रा के दौरान एक गर्भनाल के जैसे ही सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से जुड़ा रहता है। जितनी शक्ति साधक के तपोबल में होती है उतनी ही दूर वो जा सकता है। ये नाल जो दोनों शरीर को जोड़कर रखती है उसे सिल्वर कॉर्ड या चांदी जैसी चमकती तार भी कह सकते हो। इस दौरान रुई की बाती को आकार दिया जा चुका था। कटोरी में रखे देसी घी में सावधानी से डुबोकर उस बाती को कुछ बुदबुदाते हुए हरकान ने रोशन किया। जेब से 2 सेफ्टी पिन निकाली और एक एक करके रफ्तार और मेरे यानी हम दोनों के अंगूठों से निकालकर लहू की एक एक बूंद उस कटोरी में टपका दी गई। पर एक अजीब सा संयोग हुआ। खून की वो बूंदें कटोरी में गिरते ही बिजली इतने भयानक तरीके से कड़की जैसे आसपास ही कहीं गिरी हो, और दिल दहला देने वाले उस धमाके के साथ ही बिजली गुल हो गई थी। कमरे में घुप अंधेरा हो गया होता, पर सिर्फ उस घी और खून से जलते दिए से वो कमरा हल्का रोशन था। जाने लहू का असर था या माहौल का कि उस दिए की लौ ने अचानक लाली सी पकड़ ली थी। वो अंधी काली बिल्ली किसी छाया की तरह धीरे धीरे चलती उस दिए के एकदम साथ आ बैठी थी। शायद हरकान को छोड़ के हम सब के दिल कांप गए थे। खैर, हरकान के कहने पर मैं और रफ्तार दोनों उस कमरे के फर्श पर पीठ के बल जा लेटे। बरकत राम को एक बार फिर चौकन्ना किया गया कि यदि किसी के शरीर में कोई कंपन हो या किसी के मुंह से झाग या उल्टी जैसा कुछ आए तो उसी पल ध्यान में बैठे हरकान के शरीर को वो मंत्र बोलकर हिला दिया जाए। कोई 5 मिनट हम सब ने गहरी सांसें ली और इसके बाद हरकान, रफ्तार और मैंने धीरे धीरे आंखें मूंद ली और हरकान के निर्देशों का पालन करने लगे।
जाने कितना समय बीता होगा, पर अचानक मैंने खुद को आकाश में कहीं तैरता पाया, जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति मुझ पर काम ही नहीं कर रही थी। अजीब बात यह थी कि आसमान एकदम साफ था। अपने शरीर को देखा तो पाया जैसे कि मैं चमकदार परा बैंगनी रोशनी से बना एक साया हूं। मेरी नाभि से जुड़ी एक चमकती तार नीचे धरती पर कहीं किसी छोर से जुड़ी दिख रही थी। अभी मैं कुछ समझ पाऊं कि मैंने आसपास अपने जैसे कई चमकते शरीरों को तैरता पाया। कुछ ऐसी चमकदार तारों से जुड़े थे तो कुछ नहीं। इस अचानक हुए बदलाव को समझने की कोशिश कर रहा था मैं। बार बार इतनी ऊंचाई से नीचे देखने पर लगता था जैसे अभी गिर जाऊंगा, पर तभी एक आवाज मेरे पास कौंधी, कुछ नहीं होगा तुम्हें जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। सामने हरकार और रफ्तार के सूक्ष्म शरीर थे। हरकान के होंठ नहीं हिल रहे थे, पर बात करने का अंदाज और आवाज उसी की थी, जैसे दिमाग से दिमाग बात कर रहा था, बिल्कुल टेलीपैथी की तरह। ये साए, मैंने घबराते हुए पूछा। जो तारों से नहीं जुड़े वो भटकती आत्माएं हैं, और जो तारों से जुड़े हैं वो हमारी और तुम्हारी तरह सूक्ष्म शरीर में ब्रह्मांड के यात्री हैं। इस रूप में तुम हर चीज को सूक्ष्म अवस्था में देख पाओगे। ये देख पाओगे कि इस ब्रह्मांड में कितनी तरह की तरंगे मौजूद हैं, कितनी तरह की अच्छी और बुरी ताकतें किस किस रूप में तैरती रहती हैं। वहां उस पहाड़ी पर तुम्हें कई तरह के भूत प्रेत दिखाई देंगे, खासकर प्रेत जो और कुछ नहीं बल्कि अतृप्त आत्माएं हैं, जो सदियों से इस दुनिया में भटक रही हैं। मृत्यु के बाद की ऐसी अतृप्त अवस्था जिसमें भूख और प्यास कभी खत्म नहीं होती। इनके घटिया कर्मों की वजह से ये युगों तक इस अवस्था में रह जाते हैं। गंदी नालियां, शौचालय, बदबूदार जगहें, कूड़ेदान, इंसानों और जानवरों की आधी जली या गली सड़ी लाशें, गंदे नाले और नालों के पास बने शमशान, चोट खाए मरीजों की खून सनी पट्टियां, मवाद और पीप से भरे कूड़ेदान, ऐसी सब अशुभ चीज़ों के पास इनका वास होता है। जो अपने जीवन में लालची, ईर्ष्या करने वाले, दूसरों से जलने वाले, धोखा देने वाले, चोरी, डाका, खून या अमानवीय हिंसा करने वाले होते हैं, वो इसी योनि में जाते हैं और बरसों भटकते रहते हैं। उनकी भूख और प्यास कभी खत्म नहीं होती। वो देखो नीचे वहाँ जो पुराना आधा बंगला बना है, वो देखो वहाँ पर कितनी तरह की रोशनियाँ हैं। देखो कैसे कुछ आत्माएं सीढ़ियों पर दौड़ रही हैं और कुछ दीवारों पर छिपकली जैसे रेंग रही हैं। वो वहाँ जो सन्नाटे की मीनार है ना, आओ वहाँ चलें। एक बार फिर हरकान की आवाज़ मस्तिष्क में गूंजी और मेरा और रफ्तार का सूक्ष्म शरीर उसके पीछे हो लिए। अजीब मंजर था ये, बिल्कुल असल दुनिया का प्रतिबिंब, पर उससे एकदम अलग। बिल्कुल ऐसे जैसे पूरी कायनात को एक एक्सरे मशीन में डाल दिया हो और उसके अंदरूनी ढांचे को देखा जा रहा हो। दूर जहां तक जिस दिशा में भी नजर जाती थी, वो किसी न किसी तरह की ऊर्जा की तरंगों से भरी थी। एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ लांघते हरकान ने समझाया कि ऊर्जा के इस अंतर की वजह से ही जीवित व्यक्ति कहीं घबराहट और परेशानी महसूस करता है तो कहीं सुकून और शांति। जहाँ अच्छी शक्तियों या ऊर्जाओं का वास होता है वहाँ से हमें शक्ति मिलती है, और जहाँ बुरी ताकतें रहती हैं वहाँ अचानक बीमारी या घुटन महसूस होती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई शरीर से जिंदगी निचोड़ रहा हो। इसीलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च बनाए जाते हैं ताकि वहाँ होने वाले पूजा पाठ, नमाज से मन को आराम मिले। पर जिन जगहों को ऊपर वाले की शरण में जाने को बनाया गया था, कब वो जगहें लड़ाई और खून खराबे का सबब बन गईं, कौन जाने। इनके अंदर जाना तो दूर, लोग ऊपर वाले को याद करने की जगहों के सामने ही एक दूसरे को कत्ल कर डालते हैं, और ऊपर वाला सोचता है कि क्यों इस दुनिया में मैंने इंसान बनाया, क्यों गांव और शहर बनाकर उनको आबाद किया। आज ये आबादियां ही एक दूसरे को वीरान करने पर तुली हैं। जंगल और आबादियों के कानून में कोई फर्क नहीं रह गया। जिसका दाव लगे वो अपनी नफरत के खंजर से दूसरे का पेट फाड़ डाले, गला चीर डाले। अरे क्या इस हिंसा के लिए ही दुनिया बनाई गई थी?
जिन धर्मों को ऊपर वाले तक पहुंचने की सीढ़ी बनना था, वो जमीन को लहू से लाल करने का सबब बन गए। खैर, कुछ देर बाद हम ठीक उस टावर ऑफ साइलेंस के ऊपर आकाश में एक ही जगह रुक गए थे। नीचे का दृश्य काफी भयानक था। बिल्कुल किसी बीमार, सूखे, आधे खाए इंसान की तरह दिखने वाले कई खौफनाक प्रेत नीचे उस वक्त की खाई इमारत में मौजूद थे। किसी का सर नहीं था तो कुछ खोपड़ी नुमा सरों के धड़ नहीं थे। कुछ अपने ही सर को पांव की ठोकरों से यहां वहां उड़ा रहे थे, तो कुछ एक दूसरे से चिपके एक दूसरे को काट काट कर खा रहे थे। भूख और प्यास की ये इंतहा थी कि वो ये भी नहीं जानते थे कि एक दूसरे पर दांत कड़ाने से किसी की भूख प्यास नहीं बुझेगी। सिर्फ इंसानों के ही नहीं, बल्कि वहां कई तरह के जानवरों के प्रेत भी भटक रहे थे। शक्ल से किसी डायन या चुड़ैलों जैसी दिखने वाली प्रेतनुमा औरतें, लगातार रोकर अपने माँ बाप को ढूंढने वाले कराहते बच्चे, बलात्कार या बच्चा पैदा करने के दौरान जिंदगी निचोड़ लेने वाले दर्द से तड़पती जवान लड़कियों के प्रेत, गले में फांसी का फंदा लटकाए भटकते मुजरिम या खुदकुशी करने वाली अतृप्त रूहें। वो सब ऐसी चीख पुकार कर रही थी जैसे उन्हें तेल के किसी खौलते कढ़ाई में डाल दिया गया। ऐसी जलन जो सदियों तक बरकरार रहे। सोच के देखें तो किसी ने ठीक ही कहा है, स्वर्ग और नर्क सब इसी धरती पर हैं। बस शरीर में रहकर खुद को अमर समझने वाला इंसान अगर इस सच को देख पाता तो शायद इस दुनिया की शक्ल कुछ और ही होती। उस इमारत में खुली कब्रों को 3 गोलों में एक के बाद एक लगाया गया था। सबसे बड़ा गोला, जिसमें सबसे ज्यादा कब्रें थीं, उनमें आदमियों की लाशें रखी जाती थी। उसके अंदर एक थोड़ा छोटा गोला जिसमें औरतों की लाशें रखी जाती थी, और एक सबसे छोटा गोला जिसमें बच्चों के बेजान मुर्दा शरीरों की कतार थी। जाने कितने दिनों तक वो बेसहारा लाशें आंखें फाड़े आसमान तकती होंगी, सूरज, चांद और तारों का सफर देखती होंगी, और फिर उन्हीं फटी आंखों को कोई कौवा या चील चोंच मारकर निकाल ले जाता होगा। चूहे, कुत्ते, सियार और कई कीड़े उन लाशों को जगह जगह से भंबोड़ भंबोड़ कर चीथड़ा चीथड़ा कर देते होंगे। पर उनका यह सोचना ठीक भी था कि मरने के बाद एक इंसानी मुर्दा कितने जीवों का पेट भर सकता है। जीते जी किसी के काम आए ना आए, पर मरकर अपने पूरे शरीर को एक थाली नुमा कब्र में परोस देना एक कुर्बानी ही तो है। इतना भयानक मंजर मेरी बर्दाश्त के बाहर था। एक तो आकाश में किसी धागे वाले गुब्बारे की तरह तैरता मेरा वजूद, और इस तरह का हौलनाक नज़ारा। मुझे उस हाल में भी ऐसा लगा जैसे मैं बेहोश हो रहा हूँ। मुझे घबराहट सी होने लगी और ऐसा लगा जैसे मैं किसी गहरी खाई में गिर रहा हूँ। मैंने चीखते हुए मदद के लिए हाथ उठाए, पर वहां हरकान और रफ्तार में से कोई नहीं था, और उसी हालत में मेरी आंख सीधे उस कमरे की जमीन पर खुली। मेरा दिल धौंकने की तरह धड़क रहा था और बदन फड़फड़ा रहा था। जाने क्यों मैं अभी भी बुरी तरह चिल्ला रहा था कि तभी हरकान भाई ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और श्श करते हुए बोले, घबराओ मत, चिल्लाना बंद करो वरना सब जाग जाएंगे। तुम सुरक्षित हो, हम सब तुम्हारे पास हैं। और मैंने देखा तो वाकई मैं सुरक्षित था। मेरा सूक्ष्म शरीर अपने स्थूल शरीर में लौट चुका था। तुम घबरा गए थे और यहां तुम्हारा शरीर बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। बरकत राम जी ने वो मंत्र पढ़कर मेरे शरीर को थोड़ा झटका दिया तो मैंने फटाफट अपने शरीर में लौटकर रफ्तार और तुम्हें दोनों को लौटा लिया। मुझे सहारा देकर बैठाया गया। बाहर झमाझम बरसती बारिश और कड़कती बिजली के बीच मेरी आधी चीख की आवाज़ शायद अंदर तक नहीं गई थी, पर शायद मेरी अंतरात्मा अभी भी चीख रही थी। वो कोई सपना नहीं था। बुरी जिंदगी बिताने वालों की मौत के बाद उनको सदियों तक दी गई सजा थी। एक ऐसी खौफनाक जेल थी जिसमें जमानत नहीं हो सकती थी। बस कुछ था तो सिर्फ एक दर्दनाक और सदियों तक भोगे जाने वाली सजा। तो क्या हम इन भटकती रूहों की कोई मदद नहीं कर सकते हरकान भाई?
किसी मुजरिम को जेल से भागने की क्या सजा है हमारी दुनिया में। ऐसे ही ऊपर वाले के फैसले को बदलने की कोशिश करने वाले की सजा कितनी भयानक हो सकती है, यह आज तुमने देख लिया है। ये लो, तुम सब ये 2-2 लौंग और इलायची के दाने अपनी जीभ पर रख लो। तुम्हारी आत्मा और मन को थोड़ा बल मिलेगा। इससे पहले कि मेरे होश पूरी तरह लौटते, हरखान के साथ आई बिल्ली के हलक से अचानक अजीब अजीब आवाजें निकलने लगी। मैंने घबराकर हरखान की तरफ देखा तो वो बोला, चिंता की कोई बात नहीं है, मेरा गद्दी पर लौटने का समय हो गया है। घड़ी देखो, पूरे 11 बज चुके हैं। राक्षस काल शुरू हो चुका है। मेरी साधना का समय है। सिर्फ ये बिल्ली ही नहीं, कई रूहानी हस्तियां मेरा इंतजार कर रही हैं। अब मुझे आज्ञा दें। और एक ही पल में अपनी काली चप्पलों में पैर डाल उस बिल्ली को एक हाथ में और दूसरे हाथ में काला छाता ले हरखान का साया दरवाजा खोल उस बरसाती काली रात में कहीं खो गया। कई ऐसे सवाल थे जिन्हें शब्दों में ढालने की हैसियत भी नहीं थी मेरी, तो जवाब तो क्या ही समझ पाता। उस रात ने मुझे एक बिल्कुल नया आदमी बना दिया था। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। धूप नहीं थी, मौसम सुहाना था। सुनैना, रफ्तार और मैंने बरकतराम और उनके परिवार से विदा ली। उनका शायद मैं जितना शुक्रिया अदा करता वो कम था। हम तीनों पैदल गाड़ी की ओर चल पड़े। रह रह कर मेरी नज़र उस सन्नाटे की मीनार की ओर जाती थी तो मेरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ जाती थी। चलते चलते रफ्तार ने नीचे वादी में बनी एक काली झोंपड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वहां हरखान रहता है। जाने क्यों एक पल के लिए फिर से मेरा खून जम सा गया था। अपने डगमगाते कदम संभालते हुए मैंने सुनैना के कंधे का सहारा लिया और चल पड़ा एक नई जिंदगी की ओर।